आप सभी को स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल सराय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थी जी, तो आप सब अवश्य इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अंत तक अवश्य देखेंगे प्रिय विद्यार्थी कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है साम्य और समाजवाद और साम्यवाद। तो इतिहास का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इससे बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस चैप्टर को आप अंत तक पूरे विद्यार्थी अवश्य देखेंगे इसको, और बेहतरीन ढंग से और बेहतरीन तरीका से आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखेंगे प्रिय विद्यार्थी, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही प्रश्न बनते हैं जो कि आपके एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा मैट्रिक एग्जाम में। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थी अंत तक इस वीडियो को पूरा अवश्य देखेंगे। आज हम लोग प्रिय विद्यार्थी बातचीत करने वाले हैं और पढ़ने जा रहे हैं इतिहास। इतिहास का जो हिस्ट्री का समाजवाद एवं साम्यवाद, जो वन शॉट होगा, पेपर इन्हीं से बनेगा प्रिय विद्यार्थी। यानी सबसे आसान भाषा में प्रिय विद्यार्थी आपको समझाने जा रहे हैं, सबसे आसान भाषा में। मैट्रिक का है इतिहास का टॉपिक है प्रिय विद्यार्थी, याद रखिएगा, समाजवाद और साम्यवाद। तो अवश्य प्रिय विद्यार्थी अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखेगा प्रिय विद्यार्थी जी, और अवश्य अपने दोस्त लोग को भी प्रिय विद्यार्थी शेयर कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थी जी आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर प्रिय विद्यार्थी महासंग्राम क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, महासंग्राम टॉपिक भी है, तो अभी तक आप सर ऑनलाइन क्लासेस को लाइक नहीं किए विद्यार्थी तो लाइक कर दिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए सर ऑनलाइन क्लासेस से। और सब्सक्राइब करने के बाद विद्यार्थी ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप क्या कीजिएगा, लाइक पे अवश्य लाइक कर दीजिएगा विद्यार्थी, लाइक। और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बिना देरी के। कहते हैं आज का रास्ता बना लिया तो कल मंजिल मिल जाएगी। अगर आज विद्यार्थी जी आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे इतिहास, तो कल आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी प्रिय विद्यार्थी। आप अगर हौसला रखते हैं तो आपका हौसला एक दिन अवश्य रंग लाएगा, क्योंकि आपके साथ सरिया ऑनलाइन क्लासेज एकदम हर चैप्टर क्लास कराने के लिए तैयार है। कहते हैं पूंजीवाद सबसे पहले आता है। पूंजीवाद क्या है विद्यार्थी, याद रखिएगा, पूंजीवाद क्या है, तो वैसी अर्थव्यवस्था जिससे उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है उसे पूंजीवाद कहते हैं। यानी जिसके पास पूंजी रहता है और वो क्या करते हैं, उत्पादित करते हैं सामान को, तो उसका अधिकार रहता है विद्यार्थी, तो वही कहलाता है, उसका नियंत्रण होता है, तो वही पूंजीवाद कहलाता है विद्यार्थी, याद रखिएगा। अगला को समाजवाद। समाजवाद के बाद चलते समाजवाद वैसी अर्थव्यवस्था जिससे उत्पादन के साधन पर सरकार का, किसका विद्यार्थी, सरकार का नियंत्रण होता है, उससे समाजवाद कहते हैं। यानी याद रखिएगा विद्यार्थी, जिसपे सरकार का नियंत्रण होता है उसे समाजवाद कहते हैं, और जिससे पूंजीपतियों का नियंत्रण तो उसे पूंजी पूंजी क्या पूंजीवाद कहते हैं। चलिए साम्यवाद वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होता है, उसे साम्यवाद कहते हैं। बताइए क्या क्या चीज विद्यार्थी अधिकार होता है। देखिए जैसे कि साम्यवाद में क्या हो गया, मंदिर हो गया, मंदिर में किसका अधिकार होता है विद्यार्थी, समाज के लोगों का अधिकार होता है, सरकार उस पर नहीं आते अधिकार करने, उसमें क्या किसका अधिकार होता है, लोगों का अधिकार होता है विद्यार्थी, याद रखिएगा। अब आता है विद्यार्थी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति के बाद आर्थिक दृष्टि से समाज को दो वर्गों में विद्यार्थी क्या किया गया, दो भागों में क्या विभाजित किया गया, नहीं बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। किसके, औद्योगिक क्रांति हुआ तो औद्योगिक क्रांति हुआ, दो भागों में बांटा, एक होता है पूंजीवादी वर्ग, एक होता है विद्यार्थी श्रमिक वर्ग। क्या चीज में दो भागों में बांटा गया, एक होता है पूंजीवादी वर्ग, एक होता है श्रमिक वर्ग। अब देखिए श्रमिक वर्ग क्या होता है, पूंजीवादी वर्ग क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। करा कि किधर चल गया, हाँ, दो वर्ग विभाजित किया गया। अब आता है आधुनिक समाज का विभाजन दो चरणों में भी किया जाता है। आधुनिक जो समाज होता है उसको भी विद्यार्थी जी दो चरणों में विभाजित किया गया है, एक यूटोपियन समाज में, एक वैज्ञानिक समाजवाद होता है। यूटोपियन समाजवाद होता है कार्ल मार्क्स से पूर्व के, कार्ल मार्क्स से पूर्व के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है, और कार्ल मार्क्स के बाद के समाज को, यानी बाद के क्या चीज के, तो बाद के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है, याद रखिए। यानी पहले के कार्ल मार्क्स के पहले के पूर्व को समाजवाद को क्या बोलेंगे विद्यार्थी, यूटोपियन समाजवाद, और बाद के समाज क्या चीज के, तो बाद के समाजवाद को, कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहेंगे, याद रखिएगा विद्यार्थी। समाजवाद के प्रमुख विचारक भी थे, कुछ विचारक थे, सेंट साइमन थे, सेंट साइमन, याद रखिएगा विचारक कौन कौन थे, सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन, मार्क्स, एंगल,
ये सब समाजवाद के विद्यार्थी क्या थे, प्रमुख विचारक थे, याद रखिएगा। और प्रमुख यूटोपियन समाजवाद के भी कुछ थे कि सेंट साइमन, फोरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन, ये सब क्या थे, यूटोपियन समाजवादी थे, याद रखिएगा विद्यार्थी, यूटोपियन समाज। अभी तक विद्यार्थी अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और दोस्तों लोग को विद्यार्थी अवश्य शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कह रहा है कि यूटोपियन, देखिए यूटोपियन जो हुआ था, यूटोपियन समाजवादियों के विचारक कौन कौन थे, तो सेंट साइमन बताए, सेंट साइमन प्रथम यूटोपियन समाजवादी फ्रांसीसी विचारक विचारक सेंट थे, यानी जो थे कैसा थे, तो सेंट साइमन जो थे विद्यार्थी याद रखना है, सेंट साइमन जो थे कि समाजवादी फ्रांसीसी विचारक थे, क्या विचारक थे, सेंट सेंट साइमन था। उनका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना, किस ढंग से, तो इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोगों को एक दूसरे का शोषण करने, क्या चीज के बदले प्यारे विद्यार्थी, शोषण यानी प्रताड़ित करने के बदले जो प्रकृति का वर्णन करे, प्रकृति का वर्णन यानी प्रकृति का वर्णन करे, समाज को निर्धन वर्ग यानी समाज जो है निर्धन वर्ग के जो भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए, यानी कह रहा है कि जो शोषण करे, शोषण नहीं करने के बदले क्या करना चाहिए विद्यार्थी, शोषण के बदले क्या करना चाहिए, यानी वर्णन करे, क्या करे, वो प्रकृति का वर्णन करे और निर्धन वर्ग के जो भी व्यक्ति है उनको भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए जो है ना कार्य करना चाहिए विद्यार्थी, यानी उनको ऊपर उठाने के लिए कार्य करना चाहिए, शोषण नहीं करना चाहिए। और कहा कि उसने घोषित किया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार आगे, यही यही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया, यानी उनका सेंट साइमन का कहना था कि उनकी क्षमता के अनुसार और उनके कार्य के अनुसार जो है ना मूलभूत जो है ना एक नारा बना दिया गया, किसके द्वारा, तो याद रखना विद्यार्थी, सेंट साइमन के द्वारा, कि एक ऐसा कार्य करना चाहिए जिसके कि निम्न वर्ग के जो निर्धन वर्ग के समाज है उसको आगे बढ़ उठाने का कार्य किया जाना चाहिए। आगे है चार्ल्स फोरियर। देखिए प्रिय विद्यार्थी, चार्ल्स फोरियर ने क्या किया, यूटोपियन विचारक चार्ल्स फोरियर आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था तथा उसका मानना था कि श्रमिक को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। देखिए चार्ल्स फोरियर का भी कुछ कहना था कि यूटोपियन विचारक चार्ल्स फोरियर आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था, याद रखिएगा क्या था, विरोधी था किसका, आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था कौन, तो चार्ल्स फोरियर विरोधी था, याद रखिए विरोधी था। और उसका मानना था कि श्रमिक जो है वो गांव में ही काम करे, गांव में ही काम करे, यानी नगर शहर में नहीं जाना चाहिए, अथवा कस्बों में ही काम करना चाहिए। उनसे किसानों के लिए एक फ्लांक्स बनाए, उसने क्या किया, याद रखिएगा, किसानों के लिए एक फ्लांक्स बनाए, फ्लांक्स मतलब होता है प्लान तैयार किए, जिस बनाए जाने की योजना रखी, परंतु यह योजना क्या हुआ, असफल हो गया। चार्ल्स फोरियर भी एक दिमाग लगाए कि गांव जो मजदूर है गांव तक कस्बे तक रहना चाहिए, शहर में जाके काम नहीं करना चाहिए, लेकिन यह योजना उनका सफल नहीं हो सका। आगे लुई ब्लो, फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीतिक में भी हिस्सा लिया, लुई ब्लो था, याद रखिए विद्यार्थी, लुई ब्लो जो था राजनीतिक में भी हिस्सा लिए, राजनीतिक जो पॉलिटिक्स होता उसमें भी हिस्सा लिए। उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे, यानी जो लुई ब्लो थे विद्यार्थी उसका जो है ना एकदम अच्छा था, व्यवहारिक था, अच्छा व्यवहारिक व्यक्ति थे। उसका 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 मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावित कार्य बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार जो है आवश्यक है, याद रखिए विद्यार्थी। उनका कहना था कि अगर राजनीतिक जो भी व्यक्ति है वही सुधर जाएंगे तो समाज के लोग ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे, यानी जो भी राजनीतिक जो जीत के जाते हैं या जो जीतते हैं वो व्यक्ति अगर खुद वो काम करे जमीनी स्तर पे तो समाज के लोग ऑटोमेटिक बदलाव आएगा। किनका कहना था, लुई ब्लॉक विद्यार्थी कहना था, यानी वो सही ढंग से काम करे, हर व्यक्ति को जागरूक करे तो गांव के व्यक्ति या कस्बे के व्यक्ति सब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा उसमें। अगला है रॉबर्ट ओवन विद्यार्थी, रॉबर्ट ओवन। देखिए ब्रिटिश चिंतक, ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन था, कैसा विद्यार्थी, रॉबर्ट ओवन था। उसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना कर दिया था, कौन,
विद्यार्थी रॉबर्ट ओवन ने क्या किया था, फैक्ट्री की स्थापना की थी। कौन? तो रॉबर्ट ओवन ने विद्यार्थी, रॉबर्ट ओवन ने। इस फैक्ट्री में उसने श्रमिकों को अच्छी वैतनिक सुविधा प्रदान की थी। यानी रॉबर्ट ओवन ने विद्यार्थी याद रखिएगा कि एक जो है ना फैक्ट्री की स्थापना किया और उसमें मजदूर को जो है ना अच्छे क्या देते थे, वेतन देते, यानी सैलरी देते थे, और उसने अच्छे सुविधा भी प्रदान किए थे साथ साथ। और फिर उसने ऐसा महसूस किया कि कम मुनाफा होने के बजाय, यानी देखिए वो सोचे थे कि कम हम मुनाफा लेंगे, तो भी उनको जो है ना और अधिक मुनाफा होने लगा। क्यों होने लगा? कि जो भी उसके अंदर मजदूर थे, काम करने वाले श्रमिक थे, उनको बहुत ज्यादा सुविधा और वेतन देते थे विद्यार्थी, होने के बजाय और बढ़ गया था। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक, यानी उसने निष्कर्ष निकाले कि संतुष्ट श्रमिक जो है ना वास्तविक श्रमिक है। यानी आप किसी मजदूर को अच्छे वेतन दीजिएगा तो अच्छे तरीका से काम करेंगे। कौन, किनका कहना था? रॉबर्ट ओवन का कहना था कि आप कम सैलरी दीजिएगा तो अच्छे ढंग से नहीं काम कर पाएंगे मजदूर, यानी श्रमिक। अगर अच्छे से उनको वेतन दीजिएगा, अच्छे सुविधा दीजिएगा, तो उसको लगेगा कि नहीं, 4 घंटा का मतलब 8 घंटा भी काम कर देंगे क्योंकि हमें बेहतर सुविधा मिल रहा है, तो खुशहाल होकर मजदूर काम करते हैं। तो रॉबर्ट ओवन का ये कहना था विद्यार्थी जी। तो चलिए अब आ रहा है कि कार्ल मार्क्स का समय आ गया। 1818 ईस्वी से 1883 ईस्वी तक कार्ल मार्क्स का विद्यार्थी याद रखिए, कार्ल मार्क्स का। तो देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ, कार्ल मार्क्स का जन्म, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ विद्यार्थी, याद रखिएगा 5 मई 1818 ईस्वी को। कहाँ हुआ? जर्मनी के, क्या चीज विद्यार्थी याद रखना है, कहाँ हुआ कार्ल मार्क्स का जन्म? तो जर्मनी के विद्यार्थी, जर्मनी के विद्यार्थी कहाँ? राइन प्रांत के, राइन प्रांत के विद्यार्थी याद रखना है। राइन प्रांत के ट्रियर, ट्रियर नगर में कौन सा परिवार में विद्यार्थी? यहूदी परिवार में हुआ था। कौन सा परिवार विद्यार्थी? यहूदी परिवार। बाद में कार्ल मार्क्स ने क्या, कौन सा धर्म ग्रहण किया? याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बार बार कि कार्ल मार्क्स ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए बाद में। कौन सा धर्म? तो ईसाई धर्म, याद रखिएगा विद्यार्थी। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम था हेनरिक, हेनरिक मार्क्स, याद रखिएगा विद्यार्थी। कार्ल मार्क्स के पिता क्या नाम था? तो हेनरिक मार्क्स, हेनरिक मार्क्स। कार्ल मार्क्स के पिता थे हेनरिक मार्क्स, जो एक क्या थे विद्यार्थी? प्रसिद्ध वकील थे। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स के पिता के नाम क्या है? पिता के नाम थे तो हेनरिक मार्क्स थे। तो क्या थे पिता? तो प्रसिद्ध वकील थे विद्यार्थी, याद रखना है। और कार्ल मार्क्स ने जो जो कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय में पढ़े? बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय में विद्यार्थी याद रखिएगा, बर्लिन विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा, याद रखिएगा, विधि की शिक्षा ग्रहण की थी कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा विद्यार्थी, विधि की शिक्षा ग्रहण की थी कौन? कार्ल मार्क्स ने। उसका देखिए विद्यार्थी 1843 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी से शादी किया। शादी मतलब होता विवाह विद्यार्थी, याद रखिएगा, शादी, शादी किए, शादी किससे? तो याद रखना है जेनी से। क्या चीज से विद्यार्थी? जेनी से विवाह किया, यानी निकाह, उर्दू हम लोग निकाह कहते हैं जिसको, निकाह ही के, उर्दू हमको नहीं आता बोलने के लिए, तो यानी शादी के, याद रखिए विद्यार्थी, निकाह भी कहते हैं और विवाह भी कहते हैं। चलिए, तो बचपन के मित्र से किससे? तो बचपन के मित्र से क्या किया? विवाह के, विवाह बंधन में बंध गए। और फिर देखिए पुनः कार्ल मार्क्स जो है ना 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की मित्रता एंगल्स से हुई। किससे विद्यार्थी? एंगल्स से उनको मित्रता हुई। मित्रता मतलब होता दोस्ती, दोस्ती नहीं होता है, तो दोस्ती हुई। तो फिर देखिए कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने 1848 में किसका घोषणा किया? साम्यवादी पत्र की घोषणा प्रकाशित कर दी। किसका? तो साम्यवादी पत्र की प्रकाशित किया गया। देखिए विद्यार्थी कार्ल मार्क्स को आधुनिक साम्यवाद का जनक कहा जाता है। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, याद रखिएगा, आधुनिक जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक का रचना की, दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। याद रखिए, समाजवादियों का बाइबिल क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए कार्ल मार्क्स के विद्यार्थी सिद्धांत थे कुछ, क्या थे? कार्ल मार्क्स के कुछ सिद्धांत थे विद्यार्थी, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत थे, द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्य राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना, ये सब उनका सिद्धांत था विद्यार्थी। किसका? कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था विद्यार्थी।
याद रखना बिल्कुल ये सब। अब देखिए कार्ल मार्क्स जो है ना भौतिकवाद भी है, कुछ भौतिकवाद भी है विद्यार्थी। कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवाद व्याख्या प्रस्तुत की गई है, जो की गई है। और कार्ल मार्क्स ने कहा कि इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों में, कितने वर्गों में विद्यार्थी, दो वर्गों में बीच हो जाएगा, बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी है। क्या है विद्यार्थी, याद रखना, निरंतर संघर्ष की कहानी है। और कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है ना, अनुसार इतिहास की प्रत्येक घटना परिवर्तन मूल रूप से आर्थिक शक्तियां है। जो परिवर्तन जो होता है आर्थिक रूप से विद्यार्थी मूल शक्तियां है, किसके अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार। याद रखना ये सब बात, पूरा व्याख्या में याद रखना विद्यार्थी। और आप बेहतरीन तैयारी कराएंगे विद्यार्थी, एकदम बेहतरीन तरीका से। अब देखिए कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के 6 चरण है, कितने चरण, कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के 6 चरण है विद्यार्थी, 6 चरण। पहला चरण आदिम समयवादी दास्ता का युग, सम्मानती युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग, साम्यवादी युग, ये सब पर हम चर्चा करेंगे विद्यार्थी। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय जो है ना, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ था विद्यार्थी, क्या हुआ था, संघ हुआ था। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना याद रखिएगा, संघ की स्थापना 1864 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने, तो कार्ल मार्क्स ने किया था 1864 ईस्वी में विद्यार्थी, याद रखना है पूरा एकदम। 1800 कब, 1864 ईस्वी में विद्यार्थी, याद रखना है 1864 ईस्वी में। और प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ में कार्ल मार्क्स को अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, ये कार्ल मार्क्स ने जो है ना, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा दिया। कौन नारा दिया, याद रखिएगा, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, नारा दिए कौन, तो कार्ल मार्क्स से विद्यार्थी, याद रखना है। अब द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ जो हुआ था, अंतरराष्ट्रीय 14 जुलाई 1889 ईस्वी विद्यार्थी, कितना, तो 14 जुलाई 1889 ईस्वी, याद रखना है बिल्कुल। इसको कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। कहाँ, तो पेरिस में हुआ था विद्यार्थी, जो अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ था पेरिस में हुआ था। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ 14 जुलाई 1889 ईस्वी को कहाँ हुआ था, पेरिस में। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ का निर्णय जो होगा, तो उसमें देखिए विद्यार्थी, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ का सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया। जो अंतरराष्ट्रीय संघ का जो क्या हुआ, निर्णय हुआ, तो उस निर्णय में क्या किया गया, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ का जो सचिवालय जो था ब्रुसेल्स में स्थापित किया। कहा, तो याद रखिए ऑब्जेक्टिव पूछा जाता बार बार कि ब्रुसेल्स में, याद रखिए स्थापित किया गया। और देखिए 1 मई को मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसका, तो मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मजदूरों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग किया गया था। वो उस समय जो संघ हुआ था, अंतरराष्ट्रीय संघ, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, तो उसमें मजदूरों के लिए जो है ना कार्य का अवधि मांगा गया था। तो उसमें 8 घंटा, याद रखिए कितने घंटा, 8 घंटे। द्वितीय जो संघ अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ 8 घंटा मांग रखा गया था। फिर देखिए 1917 ईस्वी में बालसेविक क्रांति हुई। 1917 बालसेविक की क्रांति को बालसेविक क्रांति कहा, रूस की क्रांति, रूस की क्रांति को बालसेविक क्रांति कहा जाता है। कौन सा क्रांति, तो बालसेविक क्रांति कहा जाता है। बालसेविक क्रांति ने रूस के जार के एकतंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर दिया। यानी जो बालसेविक क्रांति हुआ, उसने रूस के जो है ना जार किसको कहा जाता है, राजा को, रूस के राजा को, उस समय राजा को जार कहा जाता है, शासन करने वाला था, उसको निरंकुश कर शासन अंत कर दिया। क्या कर दिया, अंत कर दिया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। जार की निरंकुशता एवं अयोग शासन, कृषकों की दयनीय स्थिति, मजदूरों की दयनीय स्थिति, औद्योगिकरण की समस्या, रूसीकरण की नीति, क्रीमिया का युद्ध, जापान से पराजय, रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिमान जीवियों का योगदान, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। और प्रथम विश्व युद्ध उसमें रूस तो पराजय हो ही गया था। अब देखिए जार की निरंकुशता एवं अयोग का शासन, देखिए रूस की रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे विद्यार्थी, याद रखिएगा रूसी जो क्रांति थे कारण थे। रूस में रोमनोव राजा वंश का शासन था। यानी याद रखिएगा रूस में जो था ना रोमनोव राजवंश का शासन था, याद रखिएगा किसका,